हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आप सभी जो प्यार जो सपोर्ट हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा सबसे पहले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के सेशन में क्या है, मैंने सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वैरायटी यहाँ पर मिल सके उसकी कोशिश की है। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है चेंज द वॉइस। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है और सेंटेंस है आपका द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, यानी ट्रैफिक की जो नॉइस है ये मुझे जगाए रखती है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो मैंने आपको वॉइस की सीरीज़ में बताया था कि अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो आपका जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव वॉइस में होगा। अगर सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द नॉइस। अब ये जो नॉइस है क्या ये कोई काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो ये जो है मुझे जगाए रखने का काम कर रही है, यानी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। तो सेंटेंस किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया। इसको बदलना है पैसिव में। तो पैसिव में किस तरीके से बदलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में रख देना है। तो आई यहाँ पर आया, ये तीनों में करेक्ट है। इसके बाद देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, रिमेन्ड आ गया। तो रिमेन का तो यहाँ पर देखिए कोई वर्ड यूज ही नहीं किया गया। सेंटेंस जो आपका क्वेश्चन है उसमें रिमेन जो है वर्ड यूज ही नहीं हुआ है, तो रिमेन आ ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है गलत हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या है, आई वॉज केप्ट वेकिंग। अब यहाँ पर था अवेक और यहाँ पर हो गया वेकिंग, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स ही चेंज हो गए। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। तो ये बिल्कुल सेंटेंस जो है करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है मी, उसका आपने सब्जेक्ट बना दिया, देन आपने वर्ब लगा दी उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में केप्ट अवेक, इसके बाद बाय आ गया और फिर आ गया आपका सब्जेक्ट द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नंबर 2 है फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो ये देखिए वर्ड फॉर्मेशन से है, आपको एक वर्ड दिया गया है क्रिटिक और आपको क्या करना है, इससे एडजेक्टिव बनाना है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म को बताना है। तो मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए किसी भी वर्ड के साथ में इसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ इसे जोड़कर देखिए। जैसे आपने मोस्टली सुना होगा क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी वर्ड के साथ जोड़िए। अब यहाँ पर देखिए कि ये किस चीज़ का जवाब दे रहा है। जैसे मैंने बोला क्रिटिकल कंडीशन, तो कैसी कंडीशन है? क्रिटिकल है। किस चीज़ का जवाब मिला? कैसी का। ठीक है, जब कैसे का जवाब मिलता है तो वो आपका वर्ड होता है एडजेक्टिव, और अगर क्या का जवाब मिलता है तो वो होता है नाउन। क्लियर? तो यानी कि कैसी कंडीशन है? क्रिटिकल कंडीशन है, तो क्रिटिकल आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नंबर 3 है स्पेलिंग टेस्ट, जो कि क्वेश्चन आपके लिए होता है। तो ह्यूमरस की आपको स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कमेंट करके। देन डायरेक्शन 4 to 6 है आपका एरर डिटेक्शन। फोर्थ नंबर है द मेन पर्पज ऑफ द विजिट इज टू डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग द 2 कंट्रीज। यानी कि जो विजिट का मेन पर्पस था, जो मकसद था, वो ये था कि 2 कंट्रीज के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए। ठीक है, अब 2 कंट्रीज के बीच, तो देखिए जब भी बीच के लिए आप कंफ्यूज होंगे तो वो होंगे बिटवीन और अमंग में। ठीक है, बीच के लिए आप बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हैं और अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर 2 की बात की जाए, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए, 2 चीज़ों की बात की जाए, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है बिटवीन। अगर 2 से ज़्यादा के बीच की बात की जाए तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है अमंग। तो यहाँ पर क्या है, 2 कंट्रीज़ की बात की गई है, तो 2 कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप्स, तो वहाँ पर अमंग नहीं आएगा, क्या आएगा? बिटवीन आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। सी पार्ट में आपका एरर है। देन नंबर 5, शी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज शी इज सीनियर देन मी। अब मैंने आपको रूल बता रखा है कि आपके जो वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आपका एंड में OR आता है, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इनके साथ कभी भी देन नहीं आता, इनके साथ आता है टू।
मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं सीनियर के साथ, देन जो है बिल्कुल करेक्ट लगता है दिखने में, बट ये करेक्ट नहीं है। इस टाइप के जो आपके वर्ड्स हैं उनके साथ में हमेशा टू आएगा, यानी यहां पर भी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी पार्ट में आपका एरर है। देन नंबर 6, द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी, यानी वो लड़का जिसकी मनी यानी जिसका पैसा, तो देखिए जिसके के लिए आप विच का यूज नहीं करते, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर विच जो है आपका ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर क्या आएगा हुज मनी, ठीक है, जिसका पैसा जिसकी मनी, तो जिसके के लिए क्या आएगा हुज आएगा, यानी बी पार्ट में आपका एरर है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। देखिए अगर आप इस तरीके से सोल्व करते हैं तो आपको इवन पूरा जो सेंटेंस है उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। क्लियर। इसके बाद डायरेक्शन 7 to 9 है आपके फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 7 है दिस इज द रॉन्ग डैश टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आप क्या देते हैं, ठीक, क्वेश्चन के लिए कहावत, सेइंग का मतलब क्या होता है कहावत, तो कहावत नहीं कही जाती, ठीक है। क्वेश्चन के लिए रिएक्शन नहीं होता, क्वेश्चन का स्टाइल नहीं होता, क्वेश्चन का क्या होता है आंसर होता है। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी कि यह गलत जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी है और देखिए एयरफोर्स का लेवल यही है, ठीक है। एयरफोर्स XY ग्रुप के जो एग्ज़ाम हैं वो ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता, इजी आता है और आप आसानी से वहाँ पर जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर वहाँ पर ला सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 है द रिजॉर्ट इज डैश द लेक। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम और हैज़ ये तो आ ही नहीं सकते, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कन्फ्यूज़न यहाँ पर होती है बिसाइड्स और बिसाइड में, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ड्स एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ एक एस का अंतर है, बट मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। बिसाइड का मतलब क्या होता है बगल में, ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है के अलावा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए द रिजॉर्ट इज डैश द लेक, यानी कि रिजॉर्ट जो है वो लेक के बगल में है, बराबर में है, तो यानी ये वाला बिसाइड आएगा, बिसाइड्स नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो ये जो आपके बिसाइड और बिसाइड्स वाला रूल है इसको आप जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार जो है पूछा जाता है, क्योंकि देखिए जो चीज़ कन्फ्यूजिंग है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। इसके बाद नंबर 9 है ही रैन सो फास्ट डैश। ऑप्शन नंबर ए दैट ही फेल, सो ही फेल। अब देखिए सो यहाँ पर पहले ही आ गया तो दोबारा तो सो आएगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका पहले ही करेक्ट जो है आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। इसके बाद देखिए ही रैन सो फास्ट, यानी वो इतनी तेज भागा था कि वह गिर गया, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए सब में क्या है फेल, तो वह गिर गया। अब यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए दैट ही इज फॉलिंग, यानी वो इतनी तेज भागा था कि वो गिर रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, अब तक गिर रहा है ऐसा थोड़ी होगा, तो ये आपका ऑप्शन जो है कंटिन्यूअस बना दिया इसने, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। अब यहाँ पर आप देखेंगे रैन, रैन का मतलब क्या है पास्ट टेंस, और ऑप्शन सी अगर देखेंगे तो ये आपको फेल दिखा रहा है, यानी कि ये क्या है आपका प्रेजेंट एक तरीके से दिखा रहा है, ठीक है, दैट ही फेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट ही फेल, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अगर सेंटेंस में सो आता है तो वहाँ पर दैट भी ज़रूर आएगा। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बन गया ही रैन सो फास्ट दैट ही फेल, यानी वो इतनी तेज भागा था कि वह गिर गया। इसके बाद डायरेक्शन 10 to 12 है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज से क्वेश्चन है, और नंबर 10 है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो आपका एक मुहावरा है और इसका आपको आंसर याद करना होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यानी कि अच्छा समय और बुरा समय, तो उसको क्या बोलते हैं व्हील एंड वो बोलते हैं। इसके बाद मेक बोथ एंड्स मीट। अब देखिए ये क्या है, आपके पास मान लीजिए एक रोप है, ठीक है, एक आपके पास धागा है, ठीक है, या फिर कोई रस्सी है, और आप क्या करते हैं उसके दोनों जो एंड्स हैं, जो दोनों कोने हैं, जो दोनों सिरे हैं, उनको अगर आप मिला दें तो क्या बनता है एक गोल बन जाता है, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो देखिए अचीव आ सॉल्यूशन, क्या इससे कोई सॉल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता, दूर दूर तक इसका जो रिलेशन है वो इस सेंटेंस से तो बिल्कुल भी नहीं है।
इसके बाद लिव अमंग पीपल, लोगों के साथ रहना, ये भी मीनिंग नहीं निकलता। इसके बाद एंड ऑफ द रोड, तो देखिए जो आपके पास रोप है, जो आपके पास रस्सी है, वो आपने एक साथ जो है कनेक्ट कर दिया उसके दोनों सिरे, तो गोल बन गई। तो क्या ये जो एक रोड बनी है इसका कोई एंड है? नहीं है ना, गोल गोल आप घूमते रहिए, कोई एंड नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यानी बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिव विद इन मीन्स, यानी कि आपके पास जितने साधन हैं उतने में ही आप जो है जी रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इडियम फ्रेज को समझने के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ, बट ये आपको याद करने होंगे क्योंकि इनके पीछे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर। देन नंबर 12 है टू बी इन अ फिक्स। अब देखिए कोई चीज़ फिक्स है, ठीक है, किसी फिक्स में फंस जाना, तो यानी कि है आपका एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना। ठीक है, टू बी इन अ फिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अगर कोई मैच में फिक्सिंग करता है तो वो जो है एक डिफिकल्ट कंडीशन उसके लिए क्रिएट हो जाती है, फिर वो वहाँ पर फंस जाता है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन उसके लिए क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्शन 13 to 15 है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फर्स्ट है आपका 13, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, यानी कि एक आदमी जिसकी हैबिट्स जो हैं, जिसकी आदतें एबनॉर्मल हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। अब वर्ड पावर मेड इजी की जो हमारी सीरीज थी उसमें मैंने आपको बताया था एसेंट्रिक को कि ये एसेंट्रिक कैसे बना। देखिए एसेंट्रिक में ई का मतलब है आउट और सेंट्रिक का मतलब है आपका सेंटर, यानी कि जो आपका एक तरीके से मैं बोलूँ जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो आउट ऑफ वर्ल्ड यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी हरकतें जो हैं वो इस दुनिया से बाहर की हैं, थोड़ी सी अजीब हरकत वो करता है, एबनॉर्मल हरकत करता है, तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। क्लियर। इसके बाद नंबर 14 है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब। तो टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, तो मकबरे के ऊपर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो उसको बोलते हैं एपिटफ। ये भी मैंने आपको वोकेबलरी की जो सीरीज़ है उसमें बताया था कि किस तरीके से ये वर्ड डेवलप हुआ। एपिटफ बोलते हैं उसको जो मकबरे के ऊपर वर्ड्स लिखे होते हैं। इसके बाद नंबर 15, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट, यानी कि अब बच्चा भी नहीं है और एडल्ट भी नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए उस एज को बोलते हैं एडोलिसेंस। ठीक है, बच्चे की जो एज है वो 10 साल तक रहती है। 10 साल के बाद अगर मैं बात करूं तो 10 से 19 की जो एज है वो आपकी होती है एडोलिसेंट। 19 से बाद की एज को हम बोलते हैं एडल्ट। तो यानी बच्चा भी नहीं रहा है और एक एडल्ट भी नहीं हुआ है, तो वो जो बीच की जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं एडोलिसेंट बोलते हैं। तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे? एडोलिसेंट बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन 16 to 20 है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 16 है दिस बुक इज अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगनर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अडोप्टेड टू। ठीक है, अडोप्ट का मतलब क्या होता है? अपनाना, यानी कि ये किताब जो है बिगनर्स की नीड के हिसाब से अपनाई गई है, तो यहाँ पर ये जो है करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर आपके कंफ्यूजन क्या है, एक अडेप्टेड है और एक अडोप्टेड है। तो अडोप्ट का मतलब क्या होता है? अडोप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को गोद ले लेना, किसी चीज़ को अपनाना। जैसे अनाथ आश्रम से बच्चों को अडोप्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक, या फिर किसी और चीज़ को आप अडोप्ट करते हैं, तो अडोप्ट का मतलब है गोद ले लेना या फिर अपनाना। वहीं अडप्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब होता है ज़रूरत के अनुसार ढालना। तो ये जो किताब है ये बिगनर्स की ज़रूरतों के हिसाब से, ज़रूरतों के अनुसार इस बुक को ढाला गया है। तो यहाँ पर अडोप्टेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? अडेप्टेड टू आएगा। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 17 है लंदन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स ऑफ इंग्लैंड। ऑफ में यहाँ पर एरर है। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर क्या है, दो आपसे प्लेसेस की बात की गई है, दो जगहों की बात की गई है, एक लंदन है और एक इंग्लैंड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें से बड़ा कौन है? लंदन बड़ा है या इंग्लैंड बड़ा है? तो इंग्लैंड बड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में दो प्लेसेस की बात की जा रही है तो जो छोटी प्लेस है अगर उसके साथ में कुछ यूज़ करना है तो वहाँ पर एट का यूज़ करेंगे, और जो बड़ी प्लेस है उसके साथ कुछ यूज़ करना है प्रीपोजिशन तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर आपका ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा।
क्योंकि इंग्लैंड लंदन की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इन का यूज़ किया जाएगा। अगर वहीं पर यहाँ लंदन होता और यहाँ पर इंग्लैंड होता, अगर दोनों की प्लेस जो है वो एक्सचेंज कर दी जाती तो लंदन के साथ में क्या आता, एट आता, क्योंकि लंदन इंग्लैंड के कंपैरिजन में छोटा है। तो दो प्लेसेस अगर आपको दी जाएं तो उन्हें कंपेयर कीजिए एक दूसरे से, जो प्लेस छोटी है उसके साथ एट और जो बड़ी है उसके साथ इन। इसके बाद नंबर 18 है देयर आर अ गुड मैनी टाइगर्स इन दिस फॉरेस्ट। अब देखिए ये जो है आपको यहाँ पर एरर ज़रूर लगेगा, अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एरर है, बट आपको बता दूं इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक गुड मैनी, यानी कि एक गुड मैनी का मतलब क्या है, मैनी, सिंपल, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि इस फॉरेस्ट में अच्छे खासे टाइगर्स हैं, अच्छे के लिए गुड और खासे के लिए मैनी, अच्छे खासे टाइगर्स यानी कि काफ़ी सारे टाइगर्स हैं, ये बेसिकली कहना चाह रहा है। अ गुड मैनी का मतलब क्या हो गया, यानी अ गुड मैनी का मतलब हो गया सिंपली मैनी, ठीक है। देयर आर अ गुड मैनी टाइगर्स इन दिस फॉरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 है नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज दिस वन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपका सेंटेंस है ये किस में है, ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो है कंपैरिजन वगैरह नहीं किया गया, बट अगर आप ऑप्शंस को देखें तो देखिए यहाँ पर तो आ गया आर, तो ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह से गलत हो गया, क्योंकि स्नेक आपका सिंगुलर है, वर्ब आपने प्लूरल लगा दी, गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन बी में आपका आ गया मोर, तो ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहा है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद है इज पॉइजनस देन दिस वन, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये भी गलत होगा, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पर ये कह रहा है कि इज पॉइजनस देन दिस वन, यानी कि आपके जो मीनिंग है उसी को चेंज कर दिया। ये कह रहा है कि कोई भी दूसरा सांप ऐसा नहीं है जो इतना पॉइजनस है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि नो अदर स्नेक इज पॉइजनस देन दिस वन, यानी कि कोई भी सांप इससे ज़्यादा पॉइजनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एज पॉइजनस एज है, इससे क्या हो रहा है, आपके सेंटेंस को एक पॉजिटिव डिग्री मिल रही है और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यानी यहाँ पर भी आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 20 आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। तो एक चीज़ याद रखिए, किसी भी चीज़ से अगर आप इम्प्रेस्ड होते हैं तो वहाँ पर इम्प्रेस्ड के साथ में आप या तो बाय का यूज़ करेंगे या फिर विद का यूज़ करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिला है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बाय यहाँ पर आ जाएगा, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय इट, ठीक है। बाय आएगा या तो इम्प्रेस्ड के साथ में, या फिर अगर विद आपको ऑप्शन में मिलता है तो विद भी करेक्ट होगा। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट जो कि हमने आज सोल्व किया। आई होप आप सभी को यहाँ पर सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी आपकी बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।